हैं और मैं बात कर रही हूँ कोटक एएमसी के नीलेश शाह का, जो हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका और हमारे इस आज़ादी के महोत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेरों शुभकामनाएं आपको स्वतंत्रता दिवस की। आपको और आपके सभी दर्शकों को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो आज़ादी के मायने क्या है, इससे शुरुआत करते हैं। आप कैसे समझते हैं आज़ादी को, आपके लिए क्या मायने हैं? एक निवेशक के लिए आज़ादी का मायना है कि वो जैसे चाहे अपना जीवन व्यतीत कर सके। बिल्कुल। उसे किसी का मोहताज नहीं होना पड़े। एक बिजनेसमैन के लिए आर्थिक आज़ादी तब है जब वो अपने बिजनेस को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना सके, देश में और विदेश में दोनों जगह पे बेझिझक वो अपना माल सामान बेच सके। एक देश की आज़ादी तब है जब उसके सारे नागरिक सुरक्षित हो। हाँ। और सब में एक कुशल मंगल हो। रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सारी चीजें सब लोगों के लिए अवेलेबल हो। इतने साल आपने बाजार को देखा, इतने साल आपने अगर हम आर्थिक तौर पर भारत की कहानी को समझना चाहें तो काफ़ी बारीकी से आपने इस कहानी का अनुभव किया और अपने अनुभव से बहुत लोगों का मार्गदर्शन आप लगातार करते आए हैं। लेकिन 77 साल में अगर भारत को आर्थिक मोर्चे पर, वित्तीय मोर्चे पर हमें समझना हो, कहाँ तक पहुंचा है, कैसी कहानी रही है, कितनी चुनौतियां और किस तरह से उभरा है, विश्व में महागुरु कैसे बना है? 1947 से 1990 तक हम कह सकते हैं कि हमने कुछ ऐसे रास्ते चुने जिससे आर्थिक आज़ादी प्राप्त नहीं हुई। अच्छा। 1947 में हम और जापान एक दूसरे के बराबर थे पर कैपिटा जीडीपी में। बिल्कुल। 60 में हम और साउथ कोरिया एक बराबर थे जी। 80 में हम और चाइना एक बराबर थे जी। आज ये सारे देशों ने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल। और उसका एक ही कारण है कि 1947 से 1990 तक हमने जो विकास का रास्ता चुना, हाँ, और जिस तरह से अंग्रेजों ने हमें लूटा था, हाँ, वो दोनों ने मिला के हमें पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल। 90 से हमने आर्थिक आज़ादी का रास्ता अपनाया, लिबरलाइजेशन किया इकोनॉमी को, बिजनेसमैन को आज़ादी दी जी। और तब से हमारी ग्रोथ स्टोरी तेजी से बढ़नी चालू हुई। अगर मैं 2014 से 2023 तक का देखूं तो पहले हम दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, आज 5th लार्जेस्ट हुए हैं और कुछ सालों में 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे। बिल्कुल। ये 10 से 3 की जो जंप है, हाँ, वो सबसे ज्यादा और सबसे तेज इन 10-15 सालों के बीच में हुई है। बिल्कुल। हमारा जो मार्केट शेयर था ग्लोबल जीडीपी में वो 2.6% था 2014 में, आज 3.7% के आसपास है और कुछ सालों में 4-4.5% के आसपास पहुंच जाएगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है पर कैपिटा जीडीपी, एक जमाने में हम बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों से पर कैपिटा जीडीपी में पीछे हो गए थे, आज कम से कम उनसे तो आगे आने लगे हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हमने एक रफ्तार पकड़ ली है 1990 के बाद। हाँ जी। और उस रफ्तार में और तेजी आई है 2014 के बाद। इस रफ्तार के स्तंभ कौन से हैं आपके मुताबिक? सबसे पहला भारत की ग्रोथ का जो फैक्टर है वो उसका एंटरप्रेन्योरशिप दिमाग है। हमारे बिजनेसमैन एक अभिमन्यु की तरह है, वो पैदा ही चक्रव्यूह में होते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, इन सब से लड़ते हैं जी। और पहले तो वो सिर्फ कौरव से नहीं पांडव से भी लड़ते थे। बिल्कुल। कंप्लायंस बर्डन था, रेगुलेटरी बर्डन था। आज की तारीख में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ी है, बट हमें बहुत आगे जाना है उसमें। तो ये एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया है, वो आईटी क्षेत्र में, टू व्हीलर क्षेत्र में, जेनेरिक फार्मा क्षेत्र में एक बहुत अच्छा काम करके दिखा चुके हैं। अब ये हमें और क्षेत्र में लेके जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, क्या ये कह सकते हैं? मैं कहूंगा कि थोड़ा है। हाँ। और बहुत की जरूरत है। हाँ। अगर हम आज भी देखें तो भारत 3 प्रकार का भारत है। 1% भारत ऐसा है जिसकी पर कैपिटा जीडीपी फ्रांस के बराबर है, वहां के लोग डेवलप वर्ल्ड का जिंदगी जी रहे हैं। तकरीबन 30% भारत ऐसा है जो एक मिडिल इनकम कंट्री के आसपास है और 70% भारत आज भी सब सहारन अफ्रीका के लिए है।
तो मेरे हिसाब से हमारे पास थोड़ा ही है। हाँ। और हमें बहुत सारा अभी करना बाकी है। हाँ। ताकि वो 70% लोग जो सब सहारन अफ्रीका लेवल जी रहे हैं उनको हम ऊपर ला सके। लेकिन अब इस जद्दोजहद में या इस तरह के पूरे समीकरण में अगर मैं देखूं, बाजार की कहानी कितनी बदली है इन 77 सालों में? बाजार बढ़ेगा तब जब इकोनॉमी बढ़ेगी। 90 में जब मैंने शुरुआत की थी अपनी कारकिर्दी की, तब जीडीपी और मार्केट कैप मोटा मोटा $300 बिलियन था। आज 3 दशक के बाद जीडीपी $3.7 ट्रिलियन है, मार्केट कैप उसके आसपास है। तो जितनी इकोनॉमी बढ़ेगी उतना ही मार्केट कैप बढ़ेगा। बिल्कुल। अब यहाँ से आगे हमें 5 ट्रिलियन $10 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है, तो जायज है कि मार्केट कैप भी उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा। सही बात है। सो मार्केट और इकोनॉमी एक दूसरे से बहुत करीबी से जुड़े हैं। हाँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ। बट जितना जितना जीडीपी बढ़ेगा उतना उतना मार्केट बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। जब भी हम इस तरह के मुद्दे पर बात करते हैं, आर्थिक आज़ादी मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है जो आज़ादी के पूरे कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो बहुत ही कस्टमाइज्ड है ना। हर किसी के लिए आज़ादी के और आर्थिक आज़ादी के अलग अलग मायने होते हैं। आपने अपने नज़रिए से समझाया कि आपके लिए वो क्या मायने हैं, लेकिन जिस तरह से हम लोगों को निवेश की सीख देते हैं, जिस तरह की फाइनेंशियल लिटरेसी और वित्तीय साक्षरता की हम बात करते हैं, इसको लेकर ऐसा नहीं है कि गाड़ी कहीं नहीं पहुंची है, शुरुआत हुई है, लेकिन अब भी करना बहुत कुछ बाकी है। अनडाउटेबली कविता, एक जो दुख की बात है कि जब हम देखते हैं कि देश के 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने क्रिप्टो में पैसा खोया है। बिल्कुल। 2 करोड़ से ज्यादा भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने तकरीबन 1,80,000 करोड़ से ज्यादा रुपया पोंजी स्कीम में खोया है। बिल्कुल। गेमिंग के अंदर लोगों ने जो 10-12 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पैसा खोया होगा। ऐसे स्टेट है भारत में जहां पे इतने सालों के बाद म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट उतना नहीं बना है इक्विटी में जितना वो लोग प्रति साल लॉटरी खरीदने में लगा देते हैं। क्लियरली भारत में सेविंग्स अच्छा है। हाँ। लेकिन निवेश के मामले में लोग गुमराह हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए हमें बहुत बड़ी जर्नी आगे कवर करनी है। हाँ। कि लोग लालच में आके इस प्रकार के गलत निवेश न करें, सही तरीके से निवेश करें और आर्थिक आजादी पाए। बिल्कुल। एक सर उठा के जी सके वैसा हर भारतीय का सपना होना चाहिए और वह मार्केट में निवेश करके ही बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस पूरे समीकरण में एक बहुत बड़ा बदलाव जो कहानी में ट्विस्ट अगर हम कह सके तो वो हमने कोविड के दौरान देखी, जहां पर लोगों को भले ही डर के मारे, चिंता के मारे, लेकिन उन्होंने अपने आर्थिक भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। सोशल मीडिया मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बहुत बड़ा माध्यम बना जिसके जरिए लोगों को एटलीस्ट ये संज्ञान में आना शुरू हो गया कि उनके लिए किस तरह से आर्थिक सुरक्षा अपने लिए बहुत जरूरी है, भले ही वो सही इंश्योरेंस लेने से ही क्यों ना शुरुआत करें। लेकिन अब उसमें भी हम देख रहे हैं कि जैसे कि आपने जिक्र भी किया है, गुमराह हो जा रहे हैं निवेशक। अब क्योंकि जानकारी का अभाव है, सही गलत की पहचान नहीं है, जहां कहीं भी उनको लगता है कि अच्छा छोटी अवधि में मोटा पैसा कमाने का मौका है तो सीधा उस पर वो अपना पूरी मेहनत की पूरी कमाई जो उनकी पूंजी है वो लगा बैठते हैं। तो अब ऐसे में देखा जाए तो आने वाले वक्त के लिए हमें किस तरह के निवेशक को तैयार करना चाहते हैं? आपने कहा कि बहुत जरूरी है कि आप वित्तीय साक्षरता को फॉलो करें, गुमराह ना होएं, लेकिन उसके लिए भी उनके लिए ये जानना जरूरी है कि किसे फॉलो करें, किसे फॉलो ना करें, क्या जानकारी सही है, क्या जानकारी गलत है। एक निवेशक को 3 एडवर्टाइजमेंट ध्यान में रखनी चाहिए। पहली एडवर्टाइजमेंट है डी बियर्स की, जो लिखता था डायमंड्स आर फॉरएवर। मैं कहूंगा कि आप ईटी नाउ स्वदेश को याद रखिए जो कहता है इंडिया इज फॉरएवर। दूसरी है माउंटेन ड्यू की जो कहता है डर के आगे जीत है। याद रखिए कि डर के आगे ही जीत है। इक्विटी में निवेश करेंगे तो डर तो लगेगा, बट उस डर को काबू पे ले पाए तो फिर आगे जीत है। और फाइनली एक स्विस वॉच है पटेक फिलिप करके, जो कहता है कि यू डोंट ओन पटेक फिलिप, यू मियरली पास इट ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो इंडियन इक्विटी विच आर फॉरएवर
जिसमें शायद पहले डर लगेगा आने में, बट उसके आगे जीत है, वो आप अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए खरीदिए, उनको आप कुछ दे के चले जाना। अगर ये 3 चीज याद रही तो मेरे हिसाब से निवेशक सही रास्ते पे है। आर्थिक भविष्य भारत का आने वाले वक्त में आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री देखें तो तकरीबन 1800 सालों के लिए भारत दुनिया की नंबर 1 नंबर 2 इकोनॉमी रहा था। और इसीलिए क्रिस्टोफर कोलंबस से लेके वास्को डी गामा भारत को ढूंढने निकले थे। 200 सालों अंग्रेजों ने बहुत लूटा तो हम पीछे आ गए। कुछ हमने इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी अपनाई जिसने हमें रोक के रखा, बट अब हम कल को भूल चुके हैं। एक नई आशा है, एक नई उमंग है, बिल्कुल, और उस वजह से लगता है कि आने वाला भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। 2 चीजें इसमें बहुत काम करेगी। कॉर्पोरेट दुनिया तो अच्छा करती है, अच्छा सोचती भी है, बट फार्मर्स ऑफ इंडिया आज बड़ा सोच रहे हैं। अमूल भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, करोड़ों फार्मर उसे चलाते हैं। उन्होंने ठाना है कि 2047 तक हम दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन जाएंगे। आज टर्नओवर 72,000 करोड़ है, उसे तकरीबन 18 लाख करोड़ के ऊपर पहुंचा देंगे। किसी को लगेगा ये तो ख्वाब है, सेक चल्ली है, बट अमूल ने तो चमत्कार करके दिखाया है। 1970 में भारत मिल्क की आयात करता था और यूरोप के मिल्क से 16% प्रोडक्शन बनाता था। आज अमूल और दूसरे लोगों के सहयोग से 150% मिल्क प्रोडक्शन है, यूरोप से ज्यादा, और दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भारत है। तो 50 साल में हम इंपोर्टर से दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर बन गए, तो क्यों ना अमूल दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बने। मेरे हिसाब से वो दिन दूर नहीं जब लंदन, टोक्यो, पेरिस या न्यूयॉर्क में जाके हम कहेंगे अमूल मस्के वाली पाव भाजी देना। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से इस अच्छे अवसर पर ऐसी बात करना, मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आपके जुबान पे सरस्वती बैठी हो इस वक्त। अब ये जो बात है मुझे सवाल पर ले आती है कि किसी को अगर आपसे इस वक्त जानना हो आज़ादी का स्वदेशी पोर्टफोलियो बाजार के इस लेवल पर, तो वो आप उन्हें क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से हमें निवेश करते समय स्वदेशी या विदेशी इससे कोई सरोकार नहीं है। हमें तो उस कंपनी में निवेश करना है जिसके प्रमोटर्स की वैल्यू स्वदेशी हो। हमने आज़ादी के संग्राम में भी देखा था, बहुत सारी विदेशी लोग थे जो भारत के स्वतंत्र संग्राम में जुड़ गए थे, बिकॉज उनकी वैल्यूज भारतीय बनी हुई थी। बिल्कुल, चाहे डॉक्टर एनी बिसेंट हो, चाहे एलन ऑक्टेवियो ह्यूम हो, बहुत सारे लोग थे जो भारत के स्वतंत्र संग्राम में जुड़े हुए थे। हमें भी ऐसे प्रमोटर्स में, ऐसी कंपनी में निवेश करना है जिनकी वैल्यू स्वदेशी हो। क्या वैल्यू चाहिए? एक विजन होना चाहिए कि मुझे कुछ करके दिखाना है। जैसे अमूल ने कहा कि मुझे दुनिया में सबसे बड़ा बनना है। अगर नहीं भी होगा तो भी वो इतने बड़े हो जाएंगे कि हमारे लिए काफी होगा। दूसरा, उस विजन को एग्जीक्यूशन करने की क्षमता होनी चाहिए। पेज 3 में आने की जगह आपके फैक्ट्री के अंदर जाके जो काम करे उसमें एग्जीक्यूशन क्षमता ज्यादा होगी। बिल्कुल। और तीसरा, गवर्नेंस। आज की तारीख में अगर आप गवर्नेंस में गलत होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। भारत एक राइजिंग टाइड है, इसमें जिस बोट में आप बैठेंगे वो ऊपर आ जाएगी। थोड़ी देर सवेर, बट ऊपर जरूर आएगी। जिस बोट में होल है गवर्नेंस का, वो डूब जाएगी। तो विजन, एग्जीक्यूशन एंड गवर्नेंस, ये 3 वैल्यूज जिस कंपनी में है वो हमारे लिए सबसे बेहतर होगी निवेश करने के लिए। और मौजूदा समय में बाजार की चाल जिसको लेकर शायद दर्शकों के मन में बहुत सारे सवाल या निशान हो, घरेलू ट्रिगर्स के लिहाज से अगर हम देखें आगे की दशा और दिशा, क्योंकि अब एक तो हमारे लिए ये उत्सव है ही, और उसके बाद भारत एक तरह से फेस्टिवल मोड में भी आ जाता है। एक के बाद त्योहार शुरू हो जाते हैं हमारे। क्या अहम आपको लगता है बाजार की दशा को दिखाने वाला या घुमाने वाला कोई ट्रिगर हो सकता है? क्या कोई बहुत बड़ा घरेलू ट्रिगर आपके नजर में? एक इलेक्शन 2024 है। बिल्कुल।
जनरली मार्केट में इलेक्शन रिजल्ट के बाद उतार चढ़ाव आते दिखते हैं अगर उनकी अनुमान से अलग विपरीत रिजल्ट नतीजा आता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है हमारी कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। अगर यूएस में ब्याज की दरें बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वैल्यूएशन के ऊपर उसकी इम्पैक्ट आएगी। अगर एनर्जी के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वैल्यूएशन पे उसकी इम्पैक्ट आएगी। सो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस किस तरीके से बढ़ता है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से डर के आगे जीत है। डर तो बना रहेगा। मार्केट में उतार चढ़ाव, तेजी और मंदी दोनों ही आते रहेंगे, लेकिन अगर आप सही तरीके से निवेश करते रहे, लंबी अवधि के लिए निवेश कर ले, तो मेरे हिसाब से डर के आगे जीत है। और इस डर के आगे की जीत के जो भरोसे को पाने के लिए आपको किन सेक्टर्स पर दाव लगाना चाहिए जिन पर आपकी नजर भी है? मेरे हिसाब से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहिए। आज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल क्षेत्र काफी अच्छा लगता है। एनपीएस बहुत कम लेवल पे है, मार्जिन बना हुआ है, लिक्विडिटी अच्छी है, आरबीआई पूरी बैंकिंग क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से चला रही है। मतलब एक ही शब्द में कहूँ कि एक समय था जब एसवीबी करके अमेरिका की 16वीं बड़ी बैंक ने परेशानी का सामना किया, दुनिया भर में एसवीबी हुई। उस वक्त हमारी एक छोटी सी बैंक शामराव विट्ठल बैंक को लोगों को कहना पड़ा कि भाई जब आप एसवीबी बोलते हो तो वो अमेरिकन बैंक है, हम नहीं हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी छोटी सी बैंक को इस प्रकार का क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। दूसरा क्षेत्र आईटी और फार्मा है। इन दोनों क्षेत्र में नजदीकी कैटलिस्ट कोई नहीं है, बट वैल्यूएशन उन अनसर्टेनिटी को मद्देनजर रखते हुए काफी रीजनेबल है। यहाँ पे अगर आप एवरेज करें और तकदीर ने साथ दिया, थोड़ा ये जो परेशानी है नियर टर्म वो दूर हो जाए, तो इस क्षेत्र में अच्छा पैसा बन सकता है। बिल्कुल। तीसरा जो बड़ा थीम है वो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया है। चाइना +1 के तहत विदेशी कंपनीज भारत से सोर्सिंग करने के लिए तैयार हैं। कुछ क्षेत्र मोबाइल फोन्स, टॉयज, यहाँ पे हमने देखा है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत भागीदार बन रहा है। तो एक कंपनी जो देश और विदेश दोनों में अपना माल बेच सके, जो ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन सके, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में निवेश करने में अच्छे परिणाम आ सकते हैं। बिल्कुल। तो भारत की तरक्की की कहानी में जो भागीदार हैं, मेरे ख्याल से उन पर आपको दाव लगाना चाहिए। लेकिन नीलेश जी, स्वतंत्रता संग्राम की कहानी की बात हो या भारत में उभरते हुए निवेशकों की बात हो, महिलाओं के जिक्र के बगैर और इनके योगदान के बगैर कोई भी कहानी पूरी नहीं हो सकती, अधूरी है। और अभी तो हम डेटा भी देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था कि ग्रामीण महिलाओं की बचत का एक डेटा आया था, जहां पर उनकी बचत जो है उसमें इजाफा पाया गया है। रेगुलेटर्स की तरफ से भी हमें कई सारे डेटा आते रहते हैं। पिछले दिनों मेरे ख्याल से एक डेटा आया था जहां पर ये कहा गया था कि महिलाएं जो हैं, खासतौर से 40 और उसके ऊपर की जो महिलाएं हैं, वो बड़ी तादाद में निवेश कर रही हैं। वो उभरते हुए निवेशक की संख्या में जो है उभरती हुई दिखाई दे रही हैं। इसको हम और कितना अग्रेसिव होता हुआ देखना चाहते हैं? कितना बड़ा है ये तबका, कितना जरूरी है ये तबका? अनडाउटेबली हमारी जो महिलाएं हैं उनमें बहुत सारी खूबियां हैं। बिल्कुल। एक आदमी का चाहे जितना भी पगार हो, उसकी महिला चाहे माता हो, बहन हो, बीवी हो, घर चला लेती है। जब मैं 6,000 रुपये कमाता था तब भी मेरी माताजी मेरा घर चला लेती थी, और आज बहुत सारा पैसा कमा रहा हूं तब भी मेरी वाइफ मेरा घर चला लेती है। तो बचत और बजट ये हमारी महिला के खून में है। लेकिन इस बचत का जिस तरीके से वो निवेश करते हैं उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मतलब मैंने माताजी के साथ देखा था, कई बार वो पैसा बरनी के अंदर घर के बक्से में रख देती थी। मेरे हिसाब से ये पैसा एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। इसकी सीख आपने उनको कैसे दी? मुझे बहुत समय लगा, है ना? बट एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि मेरी वाइफ और बेटियां मुझे सुन रही है।
माताजी को बदलना थोड़ा मुश्किल था। बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज भी गली के नुक्कड़ के ऊपर जो गोल्ड ज्वेलर है, बिल्कुल, उसके वहां पे हर महीने कुछ पैसा रखती हैं। हाँ जी, और 11 महीने के बाद 12वें महीने पे वो गहने खरीद लेती हैं। अब बहुत सारे ज्वेलर बहुत अच्छे होते हैं, बट कई ज्वेलर पैसा लेके भाग जाते हैं। तो इस प्रकार की विशी करने की जगह पे आप गोल्ड ETF के जरिए निवेश करिए। बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जिन्होंने एक नियम रखा है, हाँ, दिवाली के दिन सोना खरीदेगी, अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदेगी, बच्चे के बर्थडे पे सोना खरीदेगी। जब आप छोटी छोटी किस्तों में सोने खरीदते हो, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 1 ग्राम, तब आप 30-40% कॉस्ट देती हो। इतना पैसा बर्बाद करना अच्छा नहीं है। उसकी जगह पे आप गोल्ड ETF खरीद लीजिए, आपकी कॉस्ट आधा टका 1% होगी मुश्किल से। बिल्कुल, तो जो बचत और बजट के अंदर निर्वाह करने का गुण है महिलाओं में, बिल्कुल, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। लेकिन निवेश करने के लिए वो लोग कुछ मॉडर्न तरीके अपना सकते हैं। बिल्कुल। वो उनके और उनके फैमिली दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। और इसकी शुरुआत जो है घर से होती है, और क्यों ना अगर घर के पुरुष इस चीज को समझते हैं तो वही थोड़ा सा आगे बढ़कर अपनी घर की महिलाओं को आगे बढ़ाएं और आर्थिक आज़ादी की ओर उनको बढ़ने में एटलीस्ट उनके साथ चले, उनके आगे नहीं, उनके पीछे नहीं, उनके साथ चले, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि आपने अपनी माताजी को कैसे सिखाया, क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि भारत बदल रहा है, भारत का युवा बदल रहा है, और कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि जो हमारे युवा हैं वो अपने माता पिता या अपनी ओल्डर जनरेशन को इन्वेस्टमेंट्स की सीख दे रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो को संभाल रहे हैं या सुधार रहे हैं। ये मेरे ख्याल से उभरते हुए भारत की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। इसका अनुभव आपने कितने क्लोजली देखा है, कितने करीबी से होते हुए देखा? बहुत बार देखा है, निवेश करते समय और निवेश लेते समय। एक ओल्ड जनरेशन बिजनेसमैन थे, उनकी सोच अलग थी। बिल्कुल। और जो नई जनरेशन आई है वो गवर्नेंस के मामले में अपनी ओल्ड जनरेशन से बहुत आगे है। हाँ। तो उस प्रकार की कंपनी में निवेश करना बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे नई जनरेशन एग्रेसिवली काम कर रही है और गवर्नेंस के प्रति बहुत ही जागरूक है। बिल्कुल। निवेश के समय में भी देखा है कि एक जनरेशन थी जो हमेशा बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स जैसे इंस्ट्रूमेंट में निवेश करती थी। उनकी गाड़ी में आइदर रिवर्स गियर था और या 5th गियर था। कभी डायरेक्ट इक्विटी में घुस जाते थे, नहीं तो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में रहते थे। जो नई जनरेशन आई है वो बहुत ओपन है। वो म्यूचुअल फंड, PMS, AIF, ऑल्टरनेट, सारे प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर रही है। आज से 15 साल पहले फैमिली ऑफिस का नामो निशान नहीं था। आज गली गली नुक्कड़ पे आपको एक फैमिली ऑफिस मिल रही है जो अपने निवेश को सही तरीके से बढ़ा रही है, ग्रो कर रही है। तो मेरे हिसाब से आज की जो युवा पीढ़ी है वह टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कर रही है। बिल्कुल। दुनिया में क्या हो रहा है उसके मामले में उन्हें ज्यादा जागरूकता है। बिल्कुल। और वो सही तरीके से, अच्छे तरीके से निवेश कर रही है। बिल्कुल। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ता हुआ जरूर देखना चाहेंगे हमारे देश में। लेकिन आज़ादी की लड़ाई की कहानी पर मुझे आपसे पूछना है कि आपके सबसे पसंदीदा और दिलचस्प किरदार कौन से हैं? जब छोटा था तो महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते थे। सुभाष चंद्र बोस जी। फिर जब बड़ा हुआ और इकोनॉमी रिलेटेड मैटर्स देखने लगा जी, तब मुझे लगा कि जमशेदजी टाटा, JRD टाटा, घनश्याम दास बिरला, आदित्य विक्रम बिरला, बालचंद हीराचंद, ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने कितनी कठिनाई के बाद भारत की उद्योग की नींव रखी। मतलब जमशेदजी टाटा ने, जब किसी ने स्टील कंपनी सोची नहीं थी, तब उन्होंने जमशेदपुर में स्टील कंपनी लगाई। उन्होंने जो सबसे पहली मिल नागपुर में लगाई थी, हाँ। वहां पे अपने वुमेन वर्कर के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी खोली थी। उन्होंने प्रोविडेंट फंड और ESIC जब लॉ नहीं बने थे तब अपने वर्कर्स के लिए लॉन्च किया था।
उन्होंने अपनी फैमिली की महिला के ज्वेलरी गिरवी रख के पैसा बोरो करके जमशेदपुर में लोगों को सैलरीज एंड वेजेस दी थी। हाँ। मतलब ये जब सब देखता हूं तब लगता है कि जैसे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे वैसे ही हमारे इंडस्ट्रियल लीडर्स भी भारत की स्वतंत्रता के सेनानी थे। बिल्कुल। एक ने हमें पॉलिटिकल आजादी दिलाई, दूसरों ने हमें आर्थिक आजादी दिलाई। बिल्कुल। तो आपका एक मंत्र जो मुझे याद है, डर के आगे जीत है, लेकिन इसके अलावा आर्थिक आजादी या आजादी का ही अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, ऐसी कौन सी सोच है भारतीयों में या जो आपको आमतौर पर समझ में आती है, आप भाप पाते हैं, जिससे हमें आजादी की जरूरत है, वो क्या होगी? एक हमने देखा है कि जब हम आर्थिक रूप से आजाद या पॉलिटिकल रूप से आजाद नहीं थे तो कैसे अंग्रेजों ने हमें बांट दिया और हमारा धन लूट के चले गए। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का हमने पैसा खो दिया। हाँ। एंड दूसरी बाजू अगर आप देखें तो आज भी ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपना सारा सेविंग्स अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लगा दिया, उनकी अच्छाई के लिए लगा दिया, और आज वही बच्चे उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, बड़े बेबस होके, लाचार होके, मजबूर होके जी रहे हैं। तो मुझे हमेशा लगता है चाहे नागरिक हो चाहे देश हो, सर उठा के जीना चाहिए। हम किसी के मोहताज नहीं बने, हम अपने दम पे अपने बल पे खड़े रहे, वही आजादी है। बिल्कुल। खुद पर करो यकीन और बदलो और बढ़ो देश के साथ।